तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का इस श्री कृष्ण बिहारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं संतोष कुमार यादव आज आपके समक्ष कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम पहली टॉपिक इसमें ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है, पहली बात इसके बारे में हम जानकारी कर लें। यहाँ पर लिखा गया इस भौतिक जगत में प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। कहने का आशय चाहे इस जो पूरे हमारे इस ब्रह्मांड में चाहे जो भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और उस परमाणु के नाभिक में हमारे प्रोटॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों पर सब पर कुछ न कुछ आवेश होता है। हमारे जो भी प्रोटॉन होते हैं वह धनावेशित होते हैं, अर्थात उन पर प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज का। और जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं सब ऋणावेशित होते हैं, उन पर ऋण चार्ज होता है। और जितने हमारे न्यूट्रॉन होते हैं ये विद्युत उदासीन होते हैं, अर्थात न तो इस पर प्लस चार्ज होता है न तो माइनस होता है, न तो धनावेशित होते हैं और न ही ऋणावेशित होते हैं। तो इस प्रकार से अब इनके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम बांटते हैं उनकी कक्षाओं में। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हमने बता दिया है कक्षा कोष, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपकोषों की संख्या, उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। उसके लिए इलेक्ट्रॉन का वितरण करते समय हम एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं, वह है जो फार्मूला हमारा 2n²। किसी परमाणु के में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए हम 2n² सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं यह देखिए। यहाँ पर n बराबर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होता है। जहाँ पर n प्राकृतिक संख्या होती है, अब n बराबर 1 मान लिया जाए तो मीन्स कहने का आशय पहले कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो n बराबर 1, तो 2n² के अनुसार 2 गुणे 1 का स्क्वायर कर देंगे। 2 गुणे 1 मीन्स क्या हो जाता है 2। n बराबर 1 के लिए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 2। इसके बाद n बराबर 2 के लिए देखा जाए, n बराबर 2 के लिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा 2n² मीन्स 2 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। n बराबर 2 के लिए कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। इसी प्रकार से n बराबर 3 के लिए देखा जाए, n बराबर 3 के लिए तो 2n² के अनुसार 2 गुणे 3 का स्क्वायर मीन्स 2 गुणे 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18। n बराबर 3 के लिए कई इलेक्ट्रॉन हुए 18। इसी प्रकार से देखा जाए n बराबर 4 के लिए तो 2n², 2 गुणे 4 का स्क्वायर मीन्स 2 गुणे 4 चौक के 16, 16 दूनी 32। अब हमें पूरी तरह से जानकारी हो गई कि हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करते हैं। उसके लिए हम क्या सूत्र का प्रयोग करते हैं 2n² का। किसका प्रयोग करते हैं 2n² का। अब जहाँ
n बराबर प्राकृतिक संख्या या कोषों की संख्या होती है, उपकोषों की संख्या होती है। ये 1 2 3 4 5 6 चाहे जितना भी चाहे उतना हम रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, n बराबर 1 रखें हम, तो n बराबर 1 रखा गया तो क्या आ गया 2n स्क्वायर, 2 गुणे 1 का स्क्वायर मीन्स 2 गुणे 1 बराबर 2, यानी पहले कोष के लिए में हम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। इसके बाद n बराबर 2 रखा जाए तो 2n स्क्वायर के अनुसार 2 गुणे 2 का स्क्वायर मीन्स 2 गुणे 4 4 दूनी 8। इसी प्रकार से 3 रखा जाए, n बराबर 3, 2n स्क्वायर 2 गुणे 3 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 9, 9 दूनी 18। n बराबर 4 रखा जाए तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर 2 गुणे 4 का स्क्वायर 4 2 गुणे 4 चौके 16, 16 दूनी 32। अब पहली बात हम यहाँ पर आते हैं, यह तो हमने जानकारी हमें ज्ञात हो गया कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं कोषों में। अब हम कोई भी नाभिक किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों। इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। अब इसमें इस नाभिक के चारों तरफ ये हमारी कक्षाएं हैं, कोष हैं। पहले कोष को K से दर्शाते हैं, दूसरे को L से, तीसरे को M से, चौथे को N से। इस तरह से जो हमारे कोष प्राप्त हुए कौन कौन से, K, L, M और M। अब इन कोषों में हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण पहले ही बता चुके हैं, 2n स्क्वायर के अनुसार करते हैं। यानी पहले में 2, दूसरे में 4, 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पाँचवें में 50। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। अब यहाँ पर दे दिया गया कक्षा या कोष, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपकोषों की संख्या और उपकोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण। अब यहाँ पर क्या करते हैं, K बराबर कक्षा हमारी है K, L, M और N। कोष हमारे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई यहाँ पर, पहले कोष में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। इसके बाद उपकोषों की संख्या कैसे करते हैं, वही हमारे उपकोष 1 2 3 4। इसके बाद उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या हुआ, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन था 2 ही हुआ, दूसरे में 8 तो 2 और 6 कर दिए, तीसरे में 18 तो 2, 6 और 10 कर दिए, चौथे में हमारा कितना है 32 तो 2, 6, 10 और 14 कर दिए। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। सर्वप्रथम हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि चाहे जो भी नाभिक होता है वह किससे बना होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग से। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। और न्यूक्लियनों का में उपस्थित जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है तो क्या आप बताएंगे, वहाँ पर क्या होता है, ऋणावेश। प्रोटॉन पर पूछा जाए तो धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर पूछा जाए तो वहाँ पर आप बताएंगे या कि अब क्या विद्युत उदासीन है, न तो इस पर प्लस चार्ज है न तो इस पर माइनस चार्ज होता है। इस तरह से हमने ठोसों में ऊर्जा बैंड के बारे में अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब हम आगे ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, हम ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अचालक क्या होता है, चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ अचालक लिखा गया है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने जनक परमाणु से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। साधारण पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा
कि अचालक और चालक, जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो जाए और जिसमें ऊष्मा का प्रवाह न हो। जिसमें प्रवाह हो जाता है उसे चालक कहते हैं, जिसमें प्रवाह ऊष्मा का न हो उसे क्या कहते हैं, अचालक। लेकिन जब आप थोड़ी सी ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ पर आपका सिस्टम सब अलग हो जाएगा। वहाँ पर आपको यह बताया जाएगा कि अचालक क्या होते हैं। अचालक वे पदार्थ हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन जनक परमाणु से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। चालक क्या होते हैं? चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें विद्युत चालन हेतु पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। कहने का अर्थ है चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत चालन हेतु, यानी विद्युत को आने जाने के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे को जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, उसे हम चालक कहते हैं। अब बात आती है हमारी अर्धचालक की। अर्धचालक क्या होता है? एक अर्धचालक पदार्थ वह होता है जिसके विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य होते हैं। एक अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य होते हैं। अब बात आती है सुचालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं। एक होता है सुचालक और एक कुचालक होता है। मीन्स कहने का अर्थ है जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो जाए वह क्या होता है, सुचालक, और जिसमें ऊष्मा का प्रवाह न हो उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक। यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि सुचालक और कुचालक किसे कहते हैं। कहने का अर्थ है जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो जाए उसे क्या कहते हैं, सुचालक, और जिसमें ऊष्मा का प्रवाह न हो उसे क्या कहते हैं, कुचालक। अब इसमें अर्धचालक हमारे कौन कौन से होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। दो अर्धचालक हमारे कौन कौन से हैं, जर्मेनियम है एक जी और दूसरा कौन होता है, सिलिकॉन SI। इसके बाद हम आते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों को भी दो भागों में बांटा गया है। जो हमारे अर्धचालक हैं यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, पहला होता है शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, और दूसरा होता है अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। अब इस तरह से आपसे कोई पूछ सकता है कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप वहाँ पर बताएं क्या कि यह दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ पर आप बताएं कौन कौन से। पहला शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, दूसरा बताएंगे अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। अब पहली पॉइंट इसमें है नंबर 1, शुद्ध अथवा निज अर्धचालक। शुद्ध अथवा निज अर्धचालक किसे कहते हैं, तो एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य पदार्थ न मिला हो। एक शुद्ध अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें कोई अपद्रव्य पदार्थ न मिला हो, उसे हम क्या कहते हैं, निज अर्धचालक कहते हैं। कहने का अर्थ है एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य पदार्थ न मिला हो उसे निज अर्धचालक कहते हैं। इस तरह से आपने समझ लिया। अब अगली टॉपिक हम चलते हैं। अब नंबर 2 हम चलते हैं अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं, अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यदि किसी ऐसे पदार्थ की बहुत थोड़ी सी मात्रा जिनकी संयोजकता 5 अथवा 3 हो क्रिस्टल में अपद्रव्य के रूप में मिश्रित कर दें तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है यदि किसी ऐसे पदार्थ की बहुत थोड़ी सी मात्रा
जिनकी संयोजकता कितनी हो, 5 अथवा 3 हो, उस क्रिस्टल में कोई ऐसा अपद्रव्य पदार्थ मिला दें जिससे उसकी चालकता क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ऐसे पदार्थ को बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। कहने का आशय है कि अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? यदि किसी ऐसे पदार्थ की बहुत थोड़ी सी मात्रा जिनकी संयोजकता 5 अथवा 3 हो, क्रिस्टल में अपद्रव्य के रूप में मिला देने से उसकी चालकता बढ़ जाए, तो ऐसे पदार्थ को बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है। कोई पूछे कि अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? यह 2 प्रकार के। नंबर 1 एन टाइप अर्धचालक होता है, दूसरा क्या होता है? पी टाइप अर्धचालक। कौन कौन से? एन टाइप और पी टाइप। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एन टाइप अर्धचालक होता है क्या है वाकई में। तो एन टाइप अर्धचालक क्या होता है? जब किसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, चूँकि हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे जो भी अर्धचालक 2 ही होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जब किसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में संयोजकता 5 अथवा 3 वाला, 5 अथवा 3, 5 का अपद्रव्य मिलाए या तो 3 का अपद्रव्य मिला दें, तो परमाणु मिश्रित किया जाता है। तो वह जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। कहने का आशय कि जब जर्मेनियम या सिलिकॉन का जो भी परमाणु होता है उसमें हम कोई ऐसा अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं जिससे वह उसके परमाणु को क्या करता है, एक परमाणु को उसका हटा देता है। जिससे उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार अशुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसके परमाणु के नाभिक में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इनके बाह्य और इनमें भी। अब क्या किए, एक ऐसा मिश्रित परमाणु इसमें मिलाए कि यह क्या किया कि इनका एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दे रहा है। इस तरह से इनके नाभिक में बचे परमाणु कितने हुए, 4-4। पहले 5 था, अब कितना हुआ, 4-4। यह हमारा जो परमाणु दाता होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे दाता कहते हैं। चलते हैं पी टाइप। नंबर 2 है पी टाइप अर्धचालक। अब पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा गया है, यदि जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में संयोजकता +3 वाला अपद्रव्य परमाणु को मिश्रित किया जाए, वहाँ पर एन टाइप में क्या करते थे, +5 संयोजकता वाला परमाणु को मिश्रित किया जाता था। और पी टाइप में क्या करते हैं, जस्ट +3 अपद्रव्य परमाणु को मिश्रित किया जाता है, +3 संयोजकता वाला मिश्रित किया जाए तो यह भी एक जर्मेनियम परमाणु का स्थान ले लेता है। इस प्रकार अपद्रव्य मिले परमाणु, जर्मेनियम परमाणु को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। कहने का आशय, यहाँ पर हमने बनाया है +3 संयोजकता वाला एक परमाणु ले लिया। यह क्या किया, परमाणु ग्राही के रूप में है। ग्राही माने जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, यानी साझा में किसी से लेता है, उसे क्या कहते हैं, ग्राही। और देने वाले को क्या कहते हैं, दाता। यानी जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उसे हम दाता कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेता है उसे हम ग्राही कहते हैं।
अब कहने का आशय यहाँ +3 संयोजकता वाला परमाणु क्या किया, यहाँ पर मिश्रित कर दिए हम, तो यह +4 वाला अपद्रव्य परमाणु के रूप में जर्मेनियम परमाणु बनाया। अब क्या हुआ, यहाँ पर पहले यह परमाणु ग्राही के रूप में कार्य कर रहा है, यहाँ से इसके मुक्त कोटर निकल रहे हैं। मुक्त कोटर मीन्स इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस कंडीशन में पहले 3 था, अब कितना हो गया 4। मीन्स कहने का आशय यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया और यह इसको ग्रहण कर लिया। तो हमारा इस तरह से जो पी टाइप अर्धचालक होता है उसमें क्या करते हैं कि +3 संयोजकता वाला परमाणु को मिश्रित करते हैं, और एन टाइप में वहीं पर हम क्या करते हैं +5 संयोजकता वाले परमाणु को मिश्रित करते हैं। यहाँ पर जो हमारा परमाणु होता है वह हमारा परमाणु ग्राही होता है, और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो हमारा मुक्त कोटर होता है। कहने का आशय, अब कोई पूछे आपसे कि पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि यदि जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में संयोजकता +3 वाला अपद्रव्य परमाणु को मिश्रित कर दिया जाए तो यह भी एक जर्मेनियम परमाणु का स्थान ले लेता है। इस प्रकार के अपद्रव्य मिले जर्मेनियम परमाणु को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कहने का आशय पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है कि पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। पीएन संधि डायोड क्या है, एक मूल अर्धचालक युक्ति है। यह एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसके एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता, एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। कहने का आशय पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। यह एक अर्धचालक क्रिस्टल के द्वारा यह एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसके एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता होती है और दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। इन क्षेत्रों को क्रमशः हम पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इन क्षेत्रों को हम क्रमशः पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र कहते हैं, तथा इन क्षेत्रों की परिसीमा को कौन कौन क्षेत्र हमारे पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र की जो हमारी यह परिसीमा होती है उसी को हम पीएन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएन संधि। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, ये हमारा ग्राही आयन है। ग्राही आयन में सभी हमारे नेगेटिव चार्ज हैं। इसमें जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कोटर कहते हैं। कोटर पर सदैव प्लस चार्ज होता है। और इसके बाद दूसरा क्षेत्र हमारा दाता है, दाता आयन की, जिस पर प्लस चार्ज होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर सदैव माइनस चार्ज होता है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, इन पर जो चार्ज हमारा है माइनस का। इस ग्राही आयन क्षेत्र को हम पी क्षेत्र कहते हैं और इस दाता आयन क्षेत्र को हम एन क्षेत्र कहते हैं। और इन दोनों क्षेत्रों की जो हमारी परिसीमा होती है उसी को हम पीएन संधि कहते हैं।
क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। अब यहाँ से बात स्पष्ट हो चुकी है। यह हमारा जो अपक्षय परत होती है, इसमें ग्राही आयन क्षेत्र है यह, और यह दाता आयन क्षेत्र है। अब कहने का आशय पीएन संधि के डायोड किसे कहते हैं, कोई पूछ दे तो वहाँ पर आप बताओगे कि पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। यह एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसके एक क्षेत्र में ग्राही तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है, और इस ग्राही और दाता क्षेत्रों की परिसीमा को ही हम क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। अब यहाँ पर जो ट्राइग्राम बनाया गया है ग्राही आयन का को पी क्षेत्र से और दाता आयन को एन क्षेत्र से दर्शाते हैं। इस तरह से हम पीएन संधि के बारे में अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक। मन में विचार आता है हमारे कि नहीं, पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक क्या होता है। तो इसमें बताया गया इलेक्ट्रॉनिकी परिपथों में अर्धचालक युक्तियाँ प्रतीकों द्वारा निरूपित की जाती हैं। चाहे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उसमें जो भी अर्धचालक होते हैं या अर्धचालक युक्तियाँ जो भी हैं उनको एक प्रतीक द्वारा हम निरूपित करते हैं। यहाँ पर हम एक पीएन संधि डायोड का भी एक परिपथ प्रतीक दर्शाए हुए हैं। यह हमारा है, किसी तीर के दो भाग होते हैं, एक हेड होता है दूसरा टेल होता है। टेल हेड को हम वाणाग्र कहते हैं। यहाँ पर इसका जो वाणाग्र बिंदु है, वाणाग्र को हम पी क्षेत्र से, और इसकी जो यह पट्टी है मीन्स टेल, इसको हम एन क्षेत्र कहते हैं। अब कोई यह पूछे कि नहीं पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को हम किस प्रकार दर्शाते हैं, तो यह बताएंगे कि जो वाणाग्र वाला भाग होता है वह पी क्षेत्र दर्शाता है, और जो इसकी पट्टी होती है टेल होता है वह एन क्षेत्र दर्शाता है। अब यहाँ पर हमारा एनोड होता है और यहाँ पर हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। तो इस तरह से हम पीएन संधि डायोड का जो परिपथ प्रतीक बनाते हैं को हम एक तीर से, एरो से दर्शाते हैं। इस एरो में जो हमारा वाणाग्र माने मीन्स हेड होता है वह पी क्षेत्र होता है, और जो इसकी पट्टी होती है मीन्स टेल होता है वो हमारा एन क्षेत्र होता है। इस तरह से हम आसानी से पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक हम ज्ञात कर सकते हैं। और आज की टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।